हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है और आज हम हमारे शीयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए डायरेक्ट शीयर टेस्ट या जिसे शीयर बॉक्स टेस्ट भी कहते हैं उसको पढ़ेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज डायरेक्ट शीयर टेस्ट या जिसे हम शीयर बॉक्स टेस्ट का नाम भी देते हैं। इसमें हम करते क्या है, हमारा एक स्क्वायर या सर्कुलर बॉक्स होता है स्प्लिट इनटू टू हाफ्स और जो ज्यादातर यूज किया जाता है दैट इज स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल का बॉक्स है, कौन सा बॉक्स अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा। हालांकि जो इस टेस्ट का नाम है उससे आपको पता लग गया होगा कि एक बॉक्स टाइप कंटेनर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, उस बॉक्स की जो एक बॉक्स है जिसमें हम अपने सॉइल को फिल करेंगे उसका मैं आपको बता रहा हूं कि जो क्रॉस सेक्शन होता है, राइट, क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बॉक्स जिसमें हम अपने सॉइल को पुट करेंगे ऑफ दिस बॉक्स इज आइदर स्क्वायर और सर्कुलर। बट जो ये स्क्वायर वाला है दिस इज मोर पॉपुलर। सर्कुलर हाँ है पर ये इतना पॉपुलर नहीं है। जो ज्यादा पॉपुलर है दैट इज स्क्वायर। दिस इज मोर पॉपुलर राइट। तो एक ऐसे बॉक्स में जिसका स्क्वायर या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है उसमें हम अपने सॉइल को पुट करते हैं। बट जैसे कि मैं आपको अभी जैसे बताया मैंने that this box is split into two halves, upper half and lower half. Horizontally it is divided into two parts, upper and lower. ये upper half हो गया इस बॉक्स का, right, and this is lower half. अगर इसको मैं सही तरीके से एलिवेशन व्यू इसका बनाऊं तो वो कुछ ऐसा होगा। अंदर से ये खाली है, खाली क्यों है, सॉइल डाली है इसमें, खाली हो गई। तो ऐसे होता है ये, ठीक है। इसके दिस इज लोअर हाफ, इसके ऊपर हम दूसरे वाला जो इसका अपर हाफ है उसको रख देते हैं। अपर हाफ को रख दिया और फिर इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं वाया स्क्रूज। स्क्रूज होते हैं, दो छेद बने होते हैं इसके दो ऑपोजिट एंड्स पर, डायगोनल एंड्स पर, उनमें हम स्क्रूज पुट कर देते हैं और उससे ये जो दो पार्ट्स हैं इट बिकम्स अ यूनियन। एक ऐसा बॉक्स बन जाता है ये, राइट, एक ऐसा बॉक्स बन जाता है। ठीक है, ऊपर और नीचे वाले जो पार्ट्स हैं उन दोनों को हम स्क्रूज टाइट कर देते हैं और एक सिंगल बॉक्स बन जाता है। ठीक है, तो फिर बात ये आती है कि अगर एक सिंगल बॉक्स ही हमको बनाना था तो यहां पर दो अलग अलग बॉक्सेस बनाने की जरूरत क्या थी? दो बॉक्सेस में स्प्लिट ही क्यों किया हमने, राइट? जैसे कि मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, दिस बॉक्स इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, राइट, स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। एक तो होता है इसका अपर हाफ और दूसरा होता है लोअर हाफ। ये एक सवाल उठता है, बहुत ही वाजिब सवाल है ये, कि अगर इसको एक बॉक्स ही बनाना था तो ऊपर और नीचे दो बॉक्सेस में स्प्लिट करने की क्या जरूरत थी? जरूरत एक्चुअल में ये थी कि इसमें हम अपने सॉइल को हॉरिजॉन्टली शीयर कराएंगे। जो इसका लोअर पार्ट है उसको हम उसकी पोजीशन पर ही रखेंगे और जो अपर हाफ है उसको हम शीयर करेंगे इन दिस डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो क्योंकि हमको शीयर कराना था इन दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसीलिए हमने इसको दो पार्ट्स में किया, अपर एंड लोअर, राइट। दिस इज शीयर बॉक्स, दिस इज अ शीयर बॉक्स। क्योंकि हमको शीयर कराना था इसीलिए हमने दो बॉक्सेस का इस्तेमाल किया। हाँ, सॉइल फिल कर दी इसमें, ओके ठीक है, कनेक्ट करके सॉइल फिल कर दी। तो क्योंकि ये शेयर करे, लोअर हाफ अपनी पोजीशन पर ही फिक्स रहे और अपर हाफ मूव कर सके,
जब हमारी जरूरत पड़ी, जब हमने सॉइल डालना था, तब हमने इसको एक बना दिया। और जब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम चाहते थे ये अलग अलग बिहेव करें, अलग अलग कब बिहेव कर रहे हैं ये, जब हमने शेयर कराना है अपनी जरूरत के हिसाब से, हम इसको वेरी कर सकते हैं दैट व्हेन इट हैज टू बिहेव एज अ सिंगल सेक्शन, राइट, एंड व्हेन इट हैज टू बिहेव डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस। अपनी जरूरत के हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं तो ये ऐसा होता है कि जो ये शीयर बॉक्स होता है, राइट, दिस शीयर बॉक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, दिस शीयर बॉक्स, इसको मैं अलग अलग ही बनाता हूं। इसमें हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूं फिर बना लेंगे, दैट्स राइट, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये हमारा शीयर बॉक्स है ना, इस साइड पे अगर मेरे को शीयर करना है, ठीक है, मेरा ये शीयर बॉक्स होगा, एलिवेशन व्यू में मैंने इसको रखा हुआ है, जैसे मैंने बनाया हुआ था ऐसे एलिवेशन व्यू में रखा हुआ है, और ऐसे मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इसको शेयर करवाऊंगा, बना के भी दिखाऊंगा यहाँ पे, बट आप एक बार थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करिए। जो लोअर हाफ है वो फिक्स है, कैसे फिक्स है थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम, बट इसका मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। मैं आपको मेन टेस्ट कैसे कंडक्ट करते हैं वो बताऊंगा, उसकी पूरी डिटेल्स में नहीं हम जाएंगे। हाँ, इतनी डिटेल्स में डेफिनेटली बताऊंगा कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ जाए वो नहीं आपसे छूटेगा, इतनी डिटेल्स डेफिनेटली मैं जाऊंगा इसमें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में, एक्चुअल में होता भी ये, मानने वाली कोई बात भी नहीं है, इस डायरेक्शन में हमको शेयर करवाना है अपने शेयर बॉक्स को, ठीक है, इस डायरेक्शन में शेयर करवाना सॉइल को, तो इस डायरेक्शन में शेयर करवाना है, तो शेयर बॉक्स के अंदर सॉइल के ऊपर और नीचे वाले पार्ट पे, शेयर बॉक्स के अंदर सॉइल फिल करेंगे हम, राइट, सॉइल फिल करेंगे। अगर कोई सैंड है उसको तो खुद फिल करना पड़ेगा, अगर नहीं, अगर कोई क्ले है तो उसका अनडिस्टर्ब्ड स्पेसिमेन हमको फील्ड में जाके लेना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो सैंड की भी यही कोशिश होनी चाहिए। तो सॉइल जब हमने उसके अंदर फिल कर दी, तो जो उसका नीचे वाला पार्ट है, सॉइल के नीचे, शीयर बॉक्स के अंदर की बात कर रहा हूं, सॉइल के नीचे और सॉइल के ऊपर हम दो ग्रिड प्लेट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ग्रिड प्लेट्स कौन कौन सी प्लेट्स होंगी कि जिसके ऊपर ऐसे परफोरेशंस बने हुए हैं, ठीक है। ये मेरी प्लेट है, ग्रिड प्लेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये ग्रिड प्लेट है। एलिवेशन व्यू की ही बात कर रहा हूं अभी मैं, सामने से देख रहे हैं इस प्लेट को, जैसे ये मेरी प्लेट है, इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो इधर से देखोगे तो एक लाइन ही दिखाई देगी ना ये, राइट। एलिवेशन व्यू की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे प्लेट को रखा हुआ है, नो, इस प्लेट के ऊपर ऐसे ग्रिड्स बनी होती हैं, ठीक है, ऐसी ग्रिड्स बनी होती हैं स्पैनिंग थ्रू आउट द प्लेट, ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे इधर 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 बनी होंगी, एंड इट इज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द प्लेट। उसी तरह इसके ऊपर वाली साइड, ठीक है, इसमें हम, ये मेरा शेयर बॉक्स है, ठीक है, माय शेयर बॉक्स इज देयर, दिस इज माय शेयर बॉक्स। इस शेयर बॉक्स के नीचे मैंने ऐसे एक ग्रिड प्लेट लगाई हुई है, राइट। एक ग्रिड प्लेट यहां पे है मेरी, एक यहां पे है, राइट, यहां पे, और एक नीचे वाली साइड है, और एक ग्रिड प्लेट होगी ऊपर वाली साइड, राइट। इसमें ऐसे ग्रिड पैटर्न्स बने हुए हैं, ठीक है, ग्रिड्स बनी हुई है ये ऐसे, और इसके अंदर होगा सॉइल, राइट। हियर इज माय सॉइल, इसके अंदर सॉइल है, ठीक है। दिस इज शेयर बॉक्स, दिस इज शेयर बॉक्स, दीज आर ग्रिड प्लेट्स, और इसके अंदर ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे ग्रिड्स बनी हुई हैं, ठीक है। ये ग्रिड्स बने क्यों हैं, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। ये ग्रिड्स इसीलिए बने हुए हैं ताकि जब हम अपने सॉइल को शेयर कराएंगे, ठीक है, पहले तो ये शेयर किस तरफ हो रहा है वो हमने डिस्कस कर लिया, इस तरफ इसको हम शेयर कराएंगे, राइट, दिस इज
shearing direction of this shear box। जिस तरफ हम इसको शेयर कराएंगे, इस तरफ शेयर कराएंगे, तो जो ये ग्रिड्स हैं ये किस तरफ है, इसके परपेंडिकुलर। जैसे ये मेरे टैब के अंदर आपको ग्रिड्स दिखाई दे रहे हैं ना, उसी तरीके के ग्रिड्स इसमें होते हैं, राइट। बस फर्क ये है कि इसमें तो ये जो ये ग्रिड्स हैं ये अंदर की तरफ बने हुए हैं, इसमें ऊपर की तरफ होंगे, राइट। ये जो है ऊपर उठे हुए होंगे, ठीक है, और इसके सॉइल के ऊपर और नीचे हमने ये बनाए हुए। तो ये इनकी ओरिएंटेशन, पहले तो मैं आपको बता रहा हूं इनकी ओरिएंटेशन कैसी होती है, जो शेयरिंग डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर। वैसे इतनी डिटेल में तो शायद ही किसी बुक में होगा, राइट। जब हम परफॉर्म करते हैं देन डेफिनेटली जो एक्सपेरिमेंट कराने वाले होते हैं इंस्ट्रक्टर, वो हमें ये बात तो बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे परफॉर्म करिए, पर किसी बुक में ये बात होती है, किसमें नहीं। बट आई थॉट कि ये बात आपको बतानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया तो इसमें से पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया और ये थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है कि ऐसा क्यों करते हैं। ऐसे ग्रिड्स हम रख देते हैं, ठीक है। शेयरिंग की ये डायरेक्शन शेयरिंग के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, राइट। तो अब पहले तो आपको ये समझ आ गया कि ग्रिड्स हमने कैसे प्लेस करना है, ठीक है। ग्रिड प्लेट को कैसे प्लेस करना है, क्योंकि प्लेस करने को ऐसे भी की जा सकती थी। दिस इज स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, ध्यान दीजिए, स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन होती है, तो हमें खुद अपना दिमाग लगाना होता है कि किस तरफ प्लेस करनी है। इस तरफ शेयरिंग हो रही है तो इसके परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं, शेयरिंग के पैरेलल नहीं। अगर मैं इसको ऐसे रख देता तो देखिए शेयर भी इस तरफ हो रही है तो उसके पैरेलल हो जाते, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले तो ये समझाएगा कि ऐसा कि कैसे करते हैं, अब क्यों करते हैं। क्योंकि जब शेयर होगा हमारा सॉइल, तब जो ये ऐसे ग्रिड्स बनी हुई है ना, इसके अंदर हमारा जो सॉइल है वो फंस जाएगा। जैसे हमारा जो डेंस सैंड होती है हमारी, दिस इज सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ डेंस सैंड, ठीक है। तो डेंस सैंड के आप देखिए कि इंटरलॉकिंग होती है, ठीक है। इसको अगर मैं दोबारा से बनाऊं थोड़ा अच्छे तरीके से, तो ये देखिए, ये ऊपर वाली लेयर ये होगी इसकी नीचे वाली लेयर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो ये डेंस सैंड होती है, इसके यहां पे एक इंटर पार्टिकल, राइट, किसका बॉन्ड होता है, यहां पे इंटरलॉकिंग होती है, जिसकी वजह से एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन डेंस सैंड का ज्यादा होता है। क्योंकि यहां पर सिर्फ रोलिंग या स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं होगी, यहां पर इंटरलॉकिंग भी होगी, ठीक है। इंटरलॉकिंग होने की वजह से इसका जो है शियर स्ट्रेंथ वो ज्यादा आती है। तो यहां पे ताकि एक इंटरलॉकिंग बन सके सॉइल और प्लेट के बीच में, इसीलिए ये ग्रिड प्लेट्स ऐसे लगाई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरफ शेयरिंग होगी, अगर हम ऐसे कर दें तब तो इंटरलॉकिंग बनी ना, इस तरफ ही शेयरिंग हो रही है, इस तरफ ही ये जो ग्रिड्स है वो है, तो इसके अलोंग ही स्लाइड कर रहा है। हाँ, अगर इसके ऑपोजिट है देन डेफिनेटली इंटरलॉकिंग क्रिएट होगी, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग क्रिएट हो पाए इसलिए हम करते हैं। अब इंटरलॉकिंग को क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये तो समझा गया कि ऐसे की डायरेक्शन ऐसे क्यों, ताकि इंटरलॉकिंग। अब इंटरलॉकिंग क्यों, इंटरलॉकिंग इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जब शेयरिंग हो ना हमारे सॉइल की, तो वो सॉइल के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ही सॉइल के पार्टिकल्स ही एक दूसरे के रिलेटिवली मूव करें। ऐसा ना हो कि जो हमारा ये वाला सॉइल है ये इस प्लेट के विद रिस्पेक्ट टू मूव करने लग जाए, कि आपस में तो मूव करने लगे नहीं, ये आपस में तो थोड़ा ही मूव कर रहे हैं, पर जो हमारा सॉइल है ये प्लेट के विद रिस्पेक्ट टू मूव करने लग गया। तो अगर ये सॉइल प्लेट के विद रिस्पेक्ट टू मूव करने लग गया तो एंड में जो शीयर स्ट्रेंथ आएगी दैट विल बी फॉल्स शीयर स्ट्रेंथ। वो नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं कि प्लेट और सॉइल का रिलेटिव मोशन ना हो। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम दोनों में एक इंटरलॉकिंग क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो ये इस सारी चीज का जो मकसद था, ठीक है। नाउ अब बात आती है, आई विल हैव अ सिप ऑफ वाटर। अब हम बात करते हैं कि जो ये ग्रिड प्लेट्स होती हैं, दीज आर
कि ओके हमने समझ लिया कि ऐसे ग्रिप प्लेट्स होती हैं, पर ये मैं आपको बता दूं कि जो ये वाला डायरेक्ट शीयर टेस्ट है, शीयर बॉक्स टेस्ट है, इसको हम अनड्रेन्ड और ड्रेन्ड कंडीशन दोनों में परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अनड्रेन्ड कंडीशन और ड्रेन्ड कंडीशन दोनों में परफॉर्म कर सकते हैं, बट स्टिल दिस इज अ वेरी 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 एब्सर्ड टेस्ट, ठीक है, एक अच्छा टेस्ट नहीं है ये। अनड्रेन्ड और ड्रेन कंडीशन दोनों में चाहे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, फिर भी मैं ये कहूंगा दैट दिस इज अ वेरी इनएक्यूरेट टेस्ट। आपको समझ लगेगा धीरे धीरे जैसे हम आगे जाएंगे। दिस इज वेरी इनएक्यूरेट टेस्ट, दिस इज ओल्डेस्ट टेस्ट, इजीएस्ट टेस्ट। क्योंकि ये बहुत इजी है एंड वेरी चीप टेस्ट, वेरी चीप टेस्ट, राइट। या इसको अच्छी भाषा में हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट इकोनॉमिकल टेस्ट। एक चीज को कहने का थोड़ा सा एक अच्छी इंग्लिश वाला तरीका है ये, इकोनॉमिकल टेस्ट, राइट। आप अपने इंटरव्यू में अगर इंटरव्यू को देते हो तो वेरी चीप टेस्ट बोलने की बजाय अगर आप इकोनॉमिकल टेस्ट कहो तो थोड़ा प्रभाव ज्यादा पड़ता है उस चीज का, राइट। तो नो, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही एक, मैं तो इसको थोड़ा देसी भाषा में बताऊं तो एक घटिया टेस्ट है ये, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको पता लगेगा, बट स्टिल ये परफॉर्म किया जाता है क्योंकि जैसे यहाँ पर मैं लिखा है इजी है ये, इजी टेस्ट, राइट, चीप टेस्ट। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए वी कैन यूज दिस टेस्ट, राइट, बिकॉज इट इज चीप, ठीक है, सस्ता है बहुत। इसका सेटअप इतना महंगा नहीं होता। ट्रायक्सियल शीयर टेस्ट का सेटअप जो है दैट इज वेरी वेरी कॉस्टली। नो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं अनड्रेन्ड कंडीशन और ड्रेन्ड कंडीशन दोनों में ये परफॉर्म किया जा सकता है। अगर अनड्रेन्ड कंडीशन हो तो फिर इसमें मतलब हम पानी को नहीं निकलने देना चाहते, ये मतलब है ना कि ड्रेनेज इज नॉट अलाउड, पानी को नहीं निकलने देना चाहते। तो पानी को नहीं निकलने देना चाहते तो उसका क्या मतलब बना, दैट सॉलिड प्लेट्स होंगी ये, ठीक है। पानी को नहीं निकलने देना हमने, सॉलिड प्लेट्स होंगी, राइट, सॉलिड प्लेट्स की अनड्रेन्ड कंडीशन में वी विल यूज सॉलिड प्लेट्स, सॉलिड प्लेट्स। ऑफ कोर्स जब हम सैचुरेटेड क्ले या सैचुरेटेड सैंड, ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल की बात हो रही है यहाँ पे, देन वी विल यूज सॉलिड प्लेट्स। और अगर ड्रेन्ड कंडीशन है तो फिर ये परफोरेटेड प्लेट्स होंगी। परफोरेटेड मतलब जिसमें छेद हो, ग्रिड्स के साथ साथ छेद भी होंगे। जो ये खाली जगह आपको दिख रही है ना इसके बीच में, वहां पे छेद भी होंगे, ठीक है, छेद होंगे और उस छेद में से पानी जा सकता है एंड ड्रेनेज विल बी अलाउड, ठीक है। तो परफोरेटेड प्लेट यहाँ पे हम यूज करेंगे, राइट। तो ड्रेन कंडीशन में परफोरेटेड प्लेट हम यहाँ पे यूज करेंगे और परफोरेशन जैसे मैंने बताया ऊपर और नीचे दोनों साइड परफोरेशन होंगी एंड दैट परफोरेशन विल अलाउ वाटर टू एस्केप। और जब भी ऐसे पानी को हम एस्केप कराते होते हैं तब हम इस बात का और भी ध्यान रखते हैं, चाहे कोई भी टेस्ट हो। परमेबिलिटी के आप टेस्ट करते हो ना, कांस्टेंट हेड टेस्ट, राइट। फाइन के लिए आप करते हो कांस्टेंट फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, राइट, कांस्टेंट एंड फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट आप करते हो। वहां पे भी हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर भी हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। जहां से भी किसी भी छेद में से पानी निकल रहा हो हमारे सॉइल में से, तो वहां पर हम वी विल ऑलवेज यूज फिल्टर पेपर, ताकि जो सॉइल के पार्टिकल्स है ना वो ना एस्केप कर जाए, सिर्फ पानी ही एस्केप करे। परफोरेशन इसमें होती है, परफोरेशन छेद मैंने आपको बताया। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो फिल्टर पेपर इज यूज्ड, फिल्टर पेपर इज यूज्ड ताकि सिर्फ पानी ही निकले, सॉइल ना निकले, सॉइल के पार्टिकल्स नहीं निकलने चाहिए, ठीक है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर कोई ड्राई सैंड हो, ड्राई सॉइल हो, राइट, ड्राई सैंड है हमारे पास, इफ वी हैव ड्राई सैंड, ये तो सैचुरेटेड सॉइल का केस था जो मैंने यहां पर डिस्कस किया। दिस वाज द केस ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। अगर ड्राई का केस है, ड्राई सैंड है हमारे पास,
तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप सॉलिड यूज करें, परफोरेटेड वाला यूज करें, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ताकि कोई हमको झंझट ना हो, तो ड्राई के केस में, जब ड्राई, दिस इज सैचुरेटेड और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है ना, मतलब जिसमें से पानी जिसमें है, ठीक है, पानी जिसमें से एस्केप कर सकता है, कहने का ये मतलब है। सैचुरेटेड और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल्स, उसके लिए है ये वाली बात। अगर ड्राई सैंड है हमारे पास, इफ वी हैव ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल का हमारे पास केस है, तो उसके लिए तो हम इस झंझट में ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है, पानी है ही नहीं, निकलेगा क्या, ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल के केस में वी विल यूज सॉलिड प्लेट्स, इस झंझट में ही नहीं पड़ना हमको कि सॉइल के पार्टिकल्स निकल ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्यों कॉम्प्लेक्स करें अपने केस को, डायरेक्टली यूज सॉलिड प्लेट्स, ठीक है। और मैंने जैसे कि आपको बताया ये बहुत ही घटिया टेस्ट है, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि हम अनड्रेन्ड या ड्रेन्ड कंडीशन में इसको परफॉर्म तो कर लेंगे, बट इसकी लिमिटेशन है ये कि हम पोर वाटर प्रेशर को मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए अनड्रेन्ड कंडीशन में कर रहे हैं, अनड्रेन्ड कंडीशन में हम, हमारे पास जो ट्रायंगल शीयर टेस्ट था उसमें पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर पा रहे थे ना, इसमें नहीं कर पाते, कोई है ही नहीं मैकेनिज्म, पोर वाटर प्रेशर को मेजर नहीं कर पाएंगे। पोर वाटर प्रेशर मेजरमेंट that cannot be done in this test, right। वहां पे तो हमारे पास ड्रेनेज वॉल थी, उससे हम ड्रेनेज कंडीशंस को बहुत ही एक्यूरेटली वेरी कर पा रहे थे, कंट्रोल कर पा रहे थे। यहाँ पे नहीं कर पाते, यहाँ पे तो शुरुआत में कर दो कि अच्छा ये कर दो, वो कर दो, अगर ड्रेनेज लाओ करनी है तो ऐसा कर दो, नहीं करनी वैसे कर लो, ठीक है, ऐसे जुगाड़ से बिठा रहे हैं हम, कोई फायदा नहीं है। वी कैन नॉट कंट्रोल ड्रेनेज, ठीक है, हमने ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया है कि ऐसा कर लो, चलो परफोरेशन वाली कर लो, नहीं तो सॉलिड कर लो, पर वो जुगाड़ी बिठा रहे हैं, राइट, उसका कोई फायदा नहीं है। ड्रेनेज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इन दिस, ड्रेनेज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, राइट। इसलिए मैं बोल रहा था दैट दिस इज नॉट अ वेरी वेरी गुड टेस्ट, ठीक है, ड्रेनेज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, राइट। और भी जो इसकी लिमिटेशंस है, ये जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, पर ये जो दो लिमिटेशन है ये तो आपके दिमाग में रहनी ही चाहिए, राइट। लिमिटेशंस है ये, राइट, जो आगे की लिमिटेशंस हम देखते हैं और आगे, बट ये दो लिमिटेशंस ये तो आपके दिमाग में रहेंगी, ठीक है ना। अब इसको हम करते कैसे हैं, राइट, इसको मैं रब भी कर देता हूं। हमारे पास ये एक शीयर बॉक्स होता है, ठीक है, शीयर बॉक्स है हमारा, ये इसका ऊपर वाला पार्ट हो गया। ऊपर वाला पार्ट पहले मैंने इस मैरून से बनाया था, तो इससे बनाऊंगा, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, और नीचे वाला इस मैंने ब्लैक से बनाया था, ठीक है। जो इस शीयर बॉक्स को हम रख देते हैं, एक हमारा शीयर कंटेनर होता है एक्चुअल जहां पे टेस्ट करते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर टेबल होता है हमारे पास, उस टेबल पे एक शीयर कंटेनर होता है, उस शीयर कंटेनर में हम अपने शीयर बॉक्स को रख देते हैं। रख के जो ये नीचे वाला पार्ट है, दिस इज फिक्स्ड, इसको हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। मैं एक जनरल नोटेशन बना रहा हूँ फिक्स करने की, एक्चुअल में एक प्रॉपर हमारे पास तरीका होता है फिक्स करने का, ठीक है। शीयर इसको उसमें रख के इन शीयर कंटेनर, राइट, उसको मैं बना ही देता हूँ शीयर कंटेनर। ये हमारा शीयर बॉक्स है, इस शीयर बॉक्स को हमने शीयर कंटेनर में रखा हुआ है, दिस इज शीयर कंटेनर। इस शीयर कंटेनर के नीचे रोलर्स होते हैं। नाउ जो ये नीचे वाला पार्ट है, दिस इज फिक्स्ड, ठीक है, दिस इज फिक्स्ड। एक ये प्रॉपर टेबल बना होता है हमारा, राइट। मैं एक रफ स्केच बना रहा हूं, जस्ट इतना कि आपको समझ आ जाए, एक्यूरेट नहीं है ये, ठीक है। हाँ, उतना जरूर है कि इसमें इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं, उससे ज्यादा ही है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो नीचे वाला पार्ट फिक्स कर देते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम शेयर करने लग जाते हैं,
but right from here shearing will happen, shearing will happen on this upper box, ठीक है, नीचे वाले को हमने फिक्स कर दिया। पर शेयरिंग करने से पहले हम एक और चीज करेंगे कि जो ऊपर वाला है दिस इसके ऊपर वी विल पुट हमारे पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे डायग्राम में सही से दिखाया नहीं जाएगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ कि एक पुली मैकेनिज्म होता है, उससे हम ऊपर से एक नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड थ्रू पुली मैकेनिज्म या लीवर पुली मैकेनिज्म आप कह सकते हो, अप्लाइड थ्रू लीवर एंड पुली मैकेनिज्म, लीवर एंड पुली मैकेनिज्म, एक लीवर एंड पुली मैकेनिज्म होता है हमारे पास, उससे हम ऊपर से एक नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऑफ कोर्स वी कैन कन्वर्ट इनटू स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस, एरिया कौन सा, ये वाला एरिया, ठीक है, प्लान एरिया। तो ऊपर से हम एक फोर्स लगाएंगे, एक लीवर एंड पुली मैकेनिज्म होता है, वहां से एक ऊपर से फोर्स लगा के वी कैन कन्वर्ट इनटू स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। वो लगाने के बाद हम इसकी शेयरिंग स्टार्ट करेंगे, शेयरिंग मतलब इसको मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगानी स्टार्ट करेंगे और फोर्स कितनी लग रही है उसको हम मेजर करेंगे बाय प्रूविंग रिंग डायल गेज। जो ये ऊपर वाला बॉक्स होता है इसके ऊपर हमने एक ऐसे हमारे पास सर्कुलर रिंग के शेप में एक अंदर डायल गेज होता है, राइट, डायल गेज इज फिक्स्ड टू दिस प्रूविंग रिंग डायल गेज, ठीक है, टू दिस प्रूविंग रिंग मैकेनिज्म, एक ये प्रूविंग रिंग डायल गेज होता है यहाँ पे, दिस इज प्रूविंग रिंग डायल गेज। इसका नाम प्रूविंग रिंग डायल गेज ही क्यों पड़ा, क्योंकि जब पुराना जमाने में जब ये टेस्ट शुरू हुआ तब जो फोर्स कितनी हम लगा रहे हैं उसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, पहले इसकी कैलिब्रेशन की जाती है देन वी यूज इट, तो इसको प्रूव करने के लिए कि कितनी रीडिंग आ रही है उसको देखने के लिए इसका यूज करते थे, इस डायल गेज का इस्तेमाल करते थे, इसके इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रूविंग रिंग डायल गेज, क्योंकि जो इसकी शेप भी है ये डायल गेज जिस मैकेनिज्म में पुट किया जाता है इट इज ऑफ रिंग शेप, प्लान में रिंग होता है, ठीक है, अब मैं दिखा नहीं सकता बोर्ड पे, ठीक है, मुझको ऐसे एलिवेशन में ही बनाना पड़ेगा, बट एक्चुअल में जब जैसे मैंने तो इस डायरेक्शन में शेयर दिखा रहा हूं ना कि इस डायरेक्शन से शेयर कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन से शेयर कर रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में प्लान में दिख रहा होता है वो जो रिंग शेप है, आप गूगल पे सर्च करिएगा डायरेक्ट शेयर टेस्ट आपको पता लग जाएगा, राइट, प्लान में एक रिंग शेप में होता है, ठीक है, जो डायल गेज है इट इज पुट इन अ मैकेनिज्म, एक सेटअप में होता है जो एक रिंग शेप में होता है इन प्लान, ठीक है, तो ऐसे इन प्लान इट इज ऑफ रिंग शेप, ये जो मैकेनिज्म होता है यहाँ पे प्रूविंग रिंग डायल गेज का। तो यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं ना उसकी वजह से दिस रिंग डिफॉर्म्स, इसमें डिफॉर्मेशन आती है, और जैसे हम स्प्रिंग की मेजर करते होते हैं ना, यहाँ पे इसे कोई स्प्रिंग नहीं लगा होता, स्प्रिंग तो सिर्फ इस डायल गेज के अंदर ही होता है ताकि जो ये उसकी सुई है ना डायल गेज की उसको सही से मतलब एक उसका कनेक्शन बना रहे उसके लिए होता है, इसके मैकेनिज्म में स्प्रिंग नहीं होता। पर एक एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूं मैं, जैसे स्प्रिंग में F इज इक्वल टू के एक्स हम करते हैं ना कि एक डिफॉर्मेशन होती है उससे हमको फोर्स मिलती है, वैसे यहां पर भी जो हम डिफॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे शेयर, राइट, शेयर लगा रहे हैं, डिफॉर्मेशन हो रही है ना जो इसकी यहाँ पे, उसके हिसाब से एक यहाँ पे रीडिंग आ रही है इस प्रूविंग रिंग डायल गेज की, ठीक है, हमने इसको पहले कैलिब्रेट किया होता है, पहले कैलिब्रेट किया होता है तो जो भी यहाँ पे डिफॉर्मेशन आती है उस हिसाब से हम यहाँ पे फोर्स को मेजर कर लेते हैं, ठीक है, फोर्स यहां पर क्यों आएगी, वाई फोर्स इज हैपनिंग हियर, इधर फोर्स क्यों आ रही है जो ये प्रूविंग रिंग मेजर कर रही है डायल गेज, क्योंकि इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं एंड दिस इज इन इक्विलिब्रियम,
एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, एवरी एक्शन, इधर से एक्शन लग रहा है, एक्शन फ्रेम में हम शेयरिंग कर रहे हैं और रिएक्शन फ्रेम में हमको प्रूविंग रिंग डायल गेज कितना एक्शन लग रहा है वो हमको बता रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो यहां पे लग रहा है। ठीक है, तो जितनी यहाँ पे शेयरिंग हो रही है उस हिसाब से, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ये, तो यहाँ पर उस हिसाब से जो प्रूविंग रिंग डायल गेज है हमको बता देता है कि कितनी रीडिंग होगी। जो हमने यहाँ पे शेयरिंग करी है उस फोर्स की वैल्यू बता देता है। ठीक है, तो इसका एक कैलिब्रेशन कांस्टेंट होता है के, राइट, के इज कैलिब्रेशन कांस्टेंट, कैलिब्रेशन कांस्टेंट ऑफ प्रूविंग रिंग, राइट, कैलिब्रेशन कांस्टेंट ऑफ प्रूविंग रिंग। तो जो ये वैल्यू है इसकी एन, अगर रीडिंग है, रीडिंग ऑफ प्रूविंग रिंग डायल गेज, रीडिंग ऑफ प्रूविंग रिंग डायल गेज, तो जो फोर्स है, राइट, शेयरिंग फोर्स, शेयरिंग फोर्स वो कितनी आएगी, के इंटू एन, के इंटू एन। ठीक है, के इज कैलिब्रेशन कांस्टेंट एंड एन इज रीडिंग, तो शेयरिंग फोर्स के इंटू एन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, एंड टाउ, टाउ क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, के एन अपॉन एरिया, एरिया ऑफ कोर्स ये वाला यहाँ पे। ठीक है ना, इसमें एक और चीज होती है कि यहाँ पे एक हमने और डायल गेज लगाया होता है, राइट, वन मोर डायल गेज इज अटैच्ड हियर, वन मोर डायल गेज इज अटैच्ड हियर टू मेजर डिफॉर्मेशन। जो इधर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से डिफॉर्मेशन हो रही है ऊपर वाले की, उसको मेजर करने के लिए हम एक और ऊपर ऐसे जो डायल गेज है उसको लगा देते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक ऊपर की साइड भी डायल गेज होता है टू मेजर डिफॉर्मेशन कि ऊपर से जो हमने नॉर्मल फोर्स लगाई है उसकी वजह से ये कितना सेटल कर रहा है। ठीक है, उसको मेजर करने के लिए भी हमारे पास एक यहाँ पे डायल गेज होता है टू मेजर वर्टिकल डिफॉर्मेशन। ये वाला डायल गेज कौन सी चीज को मेजर करेगा, ऑफ कोर्स वर्टिकल डिफॉर्मेशन। ये वाला हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन और शेयर डिफॉर्मेशन। ठीक है, कोई मर्जी कह दो आप, कंसेप्ट हमारे साफ है, जो मर्जी वर्डिंग यूज की जाए, वी कैन, राइट, वी कैन आंसर द क्वेश्चन। नाउ ये वाली चीज मैंने आपको ऐसे क्लियर कर दी। ठीक है, अब इसमें मैं आपको इसकी थोड़ी लिमिटेशन बता देता हूं नाउ, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दिस टेस्ट। लिमिटेशंस, दो लिमिटेशंस तो हमने डिस्कस कर ही ली हैं इसकी। ठीक है, वो दो कौन कौन सी थी कि पोर वाटर प्रेशर को इसमें मेजर नहीं किया जा सकता, जो ड्रेनेज है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसकी जो एक मेजर लिमिटेशन है वो ये भी है कि जब भी इसका फेलियर होगा ना, इट विल ऑलवेज बी ऑन दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो इसका इंटरफेस है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला शीयर बॉक्स, ठीक है, इसका जो इंटरफेस है, ये वाला इंटरफेस, यहां पे ही फेलियर होगा। दिख भी रहा है आपको, यहां शेयरिंग कर रहे हैं, सबसे नाजुक नाजुक प्लेन कौन सा है, राइट, जहां पे हम मतलब इस पूरे टेस्ट में सबसे नाजुक कंडीशन में कौन सा सॉइल है, कौन सा प्लेन है, ये वाला, इसके इंटरफेस वाला। जो बाकी है इट इज, वो तो उसके आसपास जो सॉइल है उसने उसको संभाला हुआ है। बट हियर जब ये मूव करने लगेगा तब ये इधर की बजाय अगर इधर हो जाए तो ये जो बीच वाला ये तो बेचारा बिखर गया, राइट। सबसे नाजुक स्थिति में है ये वाला, राइट, ये वाला जो इसके बीच में है। तो फेलियर प्लेन तो आपने पहले बता दिया मुझे, जब मैं टेस्ट परफॉर्म करने लगा था तब ही पता था मुझे कि कौन सी प्लेन पे ये फेल करेगा। जबरदस्ती में इसको इस प्लेन पे फेल करवा रहा हूं, नॉट अ गुड थिंग। जहां पे एक्चुअल में फेल करना चाहिए, राइट, वहां पे ये फेल करे,
जबरदस्ती हम इसको इस पे क्यों फिल करवा रहे हैं? बहुत बड़ी लिमिटेशन है ये इसकी। क्या है? फेलियर प्लेन इज प्री डिटर्मिंड। फेलियर प्लेन इज प्री डिटर्मिंड। कौन सा है वो? हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन प्री डिटर्मिंड तो है, बट विच? हॉरिजॉन्टल प्लेन। at the interface of two halves, राइट? इसका कब फेलियर होता है? जब हम इसको शेयर करते रहते हैं और डेफिनेटली जब इसको शेयर कर ही रहे हैं मतलब फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो प्रूविंग रिंग की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। पर एक पॉइंट आता है जब ये बढ़ती थी, पीछे किक ऑफ करती है, राइट? पीछे किक करती है, बैक किक होती है इसमें। तब हमें पता लग गया था कि ठीक है, अब ये पीक पे पहुंच के कम होनी शुरू होगी, मतलब यहां पे फेलियर आ गया। तब हमें पता लग गया था कि ओके, फेलियर हैज अराइव्ड। या अगर मान लो किक बैक कर ही नहीं रही है, तो यहां पे तो आपने अपना शेयर वाला लिखा हुआ ना, शेयर मेजर करने का, शेयर डिफॉर्मेशन का, यहाँ पे डायल गेज आपने लगाया हुआ। किक बैक कर ही नहीं रही है, पर यहां पे जो ये वाला डायल गेज है ये 12 mm मेजर करते हैं, तब आप कहते हो कि फेलियर हो गया, ठीक है। तो फेलियर कैसे होता है, लिमिटेशंस इसकी ओके, वी विल कंटिन्यू, बट ये वाला पॉइंट भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, राइट? मैं ऐसे लिमिटेशंस भी धीरे धीरे कर रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे रटवाना नहीं चाहता, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो पॉइंट्स है अपने आप ही आपके राइट हो जाए, दिमाग में हो जाए। ऐसे नहीं कि अच्छा अब ये कर लिया हमने, ये कर लिया रट लो, नो, नॉट अ गुड थिंग। हर एक चीज को हम ध्यान से समझेंगे। तो फेलियर कब होता है? फेलियर हैपन्स, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो फेलियर है ये इस प्लेन पे होगा, एंड दिस इज द वीकेस्ट प्लेन। फेलियर कब होगा उसकी बात हम कर रहे हैं। फेलियर हैपन्स when there is a kickback, when there is a kickback in the reading of proving dial gauge, or shear, this dial gauge, shear deformation dial gauge, shear deformation और horizontal dial gauge। horizontal dial gauge लिखने के बजाय dial gauge to measure horizontal deformation will be a good, ठीक है, पॉइंट। तो आप चाहे वैसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, shear deformation dial gauge shows a reading of 12 mm। इन दो केसेस में हम कहेंगे दैट फेलियर हैज हैपेंड। अब बात ये आती है कि ऐसे हम दो केस डिस्कस क्यों कर रहे हैं, सॉइल एक जैसा क्यों नहीं रहता, राइट? हमने बात की है कि ओके जब किक बैक हो तब इसका फेलियर होगा, ये सेकंड पॉइंट क्यों डिस्कस करना पड़ रहा है, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। उसका ये रीजन है, देखिए अब मैं आपको लेके चलूंगा एक ऐसे कंसेप्ट के ऊपर जो हमने काफी टाइम पहले पढ़ा था, राइट? कंसेप्ट ऑफ लिक्विफैक्शन। जब हमने कंसेप्ट ऑफ लिक्विफैक्शन पढ़ा था तब मैंने आपको दो ग्राफ्स पढ़ाए थे, एक ही ग्राफ पढ़ा था बट उसमें दो कर्व्स पढ़े थे हमने। एक तो थी ऑफ डेंस सैंड एंड दूसरी थी लूज सैंड की, राइट? कंसेप्ट ऑफ लिक्विफैक्शन जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको कर्व्स कराई थी दो। This is shear stress axis and this is shear strain axis। जो लिक्विफैक्शन के कंसेप्ट में देखिए, मैं ऐसे रटे रटाए फॉर्मूले पे नहीं चलता, हर एक चीज को दूसरी से जोड़ूंगा जो हमने पता ही नहीं कब पढ़ी थी, पर हमने अच्छे से समझी थी, बस ये है, रटी नहीं थी, समझी थी। shear stress और shear strain का हमने ग्राफ बनाया था वहां पे।
तब मैंने बात करी थी कि क्यों जो डेंस सैंड है उसमें इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाती है और फिर ऐसा कुछ हमको ग्राफ देखने को मिलता है, पर जो लूज सैंड होती हैं उसमें तो एक कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन ही देखने को मिलती है। वो ही चीज अभी यहां पे हो रही है। ध्यान दीजिए, प्रूविंग रिंग डायल गेज में एकदम किकबैक आया, वो किस चीज को करस्पॉन्ड कर रहा है कि एक अल्टीमेट स्ट्रेस आई फिर वो गिर गई। ये हमने ग्राफ करा था फॉर डेंस सैंड, दिस ग्राफ वॉज बीइंग डन फॉर डेंस सैंड, और सेंसिटिव क्ले के लिए भी ये ग्राफ था। इट वॉज ग्राफ ऑल्सो फॉर ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। ठीक है, तो ऐसे अगर हमारा कोई भी सॉइल होगा तो उसमें क्या होगा, प्रूविंग डायल गेज एक किकबैक दिखाएगा हमको, अल्टीमेट स्ट्रेस रीच कर गई फिर एक किकबैक, फिर एक नीचे आएगी स्ट्रेस, राइट। जैसे माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होता है उसमें भी ऐसे ही होता है, ऊपर रीच कर जाते हैं यील्ड स्ट्रेस फिर एक नीचे पॉइंट आता है, राइट। तो ऐसे ही कुछ ग्राफ हमको डेंस सैंड में देखने को मिलता है। नाउ जो लूज सैंड है उसमें एक प्रोग्रेसिव फेलियर हमको देखने को मिला था। ये ग्राफ किसके लिए था याद करिए, दिस ग्राफ वॉज फॉर लूज सैंड। मैंने आपको ये भी बताया था, उधर भी मैंने ये बात रटवाई नहीं थी जब लिक्विफेक्शन में मैंने आपको ये ग्राफ कराए, ये भी बता दिया कि डेंस सैंड ये लूज सैंड क्यों ऐसे ग्राफ मिले और क्यों ये वाला जो डेंस सैंड वाला ग्राफ है ये सेंसिटिव क्ले और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए भी एप्लीकेबल है। एक एक चीज मैं समझाता हूं, एक एक चीज। लूज सैंड जो ये सेकंड वाला ये किसके लिए था हमने पढ़ा था, लूज सैंड और नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले और रीमोल्डेड क्ले, ये भी मैंने समझाया था कि क्यों ये वाला ग्राफ लूज सैंड के साथ साथ नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले और रीमोल्डेड क्ले के लिए भी एप्लीकेबल है। एक ही चीज डिस्कस की है हमने, राइट। तो इस केस में तो हम देख पा रहे हैं कि प्रोग्रेसिव फेलियर हो रहा है, तो क्योंकि प्रोग्रेसिव फेलियर हो रहा है तो कोई ऐसे किकबैक नहीं देखने को मिलेगा, किकबैक नहीं देखने को मिलेगा तो हमने 20 to 25% स्ट्रेन वैल्यू पे हमने मान लिया था दैट फेलियर विल हैपन, तो वहां पे फेलियर होगा तो एक स्ट्रेन वैल्यू ली थी ना डेफिनेटली हमने फेलियर के कॉरस्पॉन्डिंगली। तो वैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं कि 12 mm की हो जाए ये डिफॉर्मेशन, उसको हम फेलियर मान लेंगे। ठीक है ना, बात वही है, चीजों को देखने का नजरिया अलग अलग है, अलग अलग टॉपिक्स को हम एक साथ जोड़ेंगे बस, राइट। नाउ ये हमने कर लिया, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया कि क्यों ऐसा हमको देखने को मिलता है, फेलियर कैसा होता है, फेलियर की लिमिटेशन क्या है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लिमिटेशन को ही और आगे हम बढ़ाते रहे तो इसमें आपको ये भी दिख रहा होगा कि जो इसके एजेस हैं यहां पर एजेस हैं जो इसके, जहां पर ये दो कनेक्ट कर रहे हैं, यहां पे जब हम शेयर करने की कोशिश करें तो कितनी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। ठीक है, जो बीच वाला है वो तो कन्फाइंड है, राइट, ये वाला इट इज कन्फाइंड, पर जो इसकी एजेस हैं जब हम शेयर करने लगे तो एकदम से इंपैक्ट पड़ेगा उन पे, स्ट्रेस कंसेंट्रेशन होगी उस पे, राइट। तो जब स्ट्रेस कंसेंट्रेट होगी तो एक अनइवन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, अनइवन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें, अनइवन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो एजेस हैं वो ज्यादा स्ट्रेस लेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो एजेस वाले सॉइल पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा जल्दी से फेल हो जाएंगे और ओवरऑल भी जल्दी फेलियर आ जाएगा। अनइवन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फेलियर प्लेन, क्यों हो रहा है ये ऑन फेलियर प्लेन, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस कंसेंट्रेशन on stress concentration on its on edges connecting two parts of shear box, upper and lower, two parts of shear box,
उसकी वजह से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हमको देखने को मिलता है यहाँ पे, राइट। तो क्योंकि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो जैसे आप देखें कि धीरे धीरे जैसे जैसे टेस्ट प्रोसीड करेगा, तब एक पहले तो हमारे पास दो प्लेन थे, राइट। प्रिंसिपल प्लेन दो थे, एक जो ऊपर वाला प्लेन है कि ये साइड वाला प्लेन, राइट। हम जो इसका बनाते होते हैं, जो इसका एक एलिमेंट लेते होते हैं हम, उसमें क्या करते होते हैं हम, एक ये ऊपर वाला प्लेन होता है प्रिंसिपल प्लेन, एक ये वाला प्लेन होता है, ठीक है। इस पे फिर क्या होगा कि जैसे जैसे हम अपने टेस्ट को प्रोसीड करेंगे, तो इस पे शीयर स्ट्रेस इंड्यूस होने लग गई, ये वाला जो प्लेन है इस पे शीयर स्ट्रेस इंड्यूस होने लग गई। तो अब ये वाला जो प्लेन है, इट इज नॉट रिमेनिंग, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, इट इज नॉट रिमेनिंग फ्री ऑफ शीयर स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल प्लेन तो वही होता है जिस पे शीयर स्ट्रेस ना हो। अब इस पे शीयर स्ट्रेस आने लग गई, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर शीयर स्ट्रेस आने लग गई, तो वो प्रिंसिपल प्लेन नहीं रहा, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लेन कुछ एंगल थीटा घूमेगा, ठीक है, फिर और बढ़ेगी तो और घूमेगा, और घूमेगी और बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे घूमता रहेगा, राइट। इट विल कीप ऑन रोटेटिंग, कांस्टेंट नहीं रहेगा ये, ठीक है। तो इसमें ये भी एक हमको लिमिटेशन देखने को मिलती है, दैट प्रिंसिपल प्लेन्स रोटेट ड्यूरिंग द टेस्ट, rotate during the test, right. Results are highly inaccurate, results are inaccurate क्योंकि हम उसको फोर्स कर रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस पर फोर्स कर रहे हैं shear फेलियर को, ठीक है। तो दैट उसकी वजह से inaccurate होता है। सो this test is useful, this test is useful only for minor engineering activities, only for minor engineering activities, ठीक है। ये आपके इंटरव्यू के रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, राइट, एक कंसेप्ट आ गया आपके इंटरव्यू के रिलेटेड। अगर आप ये वाला लाइन बोलोगे, सो दिस टेस्ट इज यूजफुल ओनली फॉर माइनर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज, तो एक इंटरव्यूअर आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा। एंड नॉट वैलिड, नॉट वैलिड फॉर व्हाट, फॉर रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क में हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है, अच्छे एक्सपेरिमेंट चाहिए होते हैं। तो रिसर्च वर्क जब भी आप अपना पीएचडी कर रहे हो, उसमें आप इस टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते बिल्कुल भी। रिसर्च वर्क में यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो, स्ट्रिक्टली एडहेयर टू ट्रायंगल शीयर टेस्ट, राइट। दिस इज इन IS 2720 पार्ट 13, आई गेस, ये वाला टेस्ट। तो दैट यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो टू ट्रायंगल शीयर टेस्ट। नो, ठीक है, ये वाले जो इसकी कुछ लिमिटेशन है वो मैंने अभी आपको बता दी है। एक और इसकी हम लिमिटेशन को डिस्कस कर लेते हैं, दैट मोहर सर्कल कैन नॉट बी प्लॉटेड, मोहर सर्कल कैन नॉट बी प्लॉटेड in this test, cannot be plotted in this test। वो हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सिंपल सी बात है कि इसमें नॉर्मल स्ट्रेस ऊपर से हमारे पास जो लग रही है, एक नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है, जब फेल कर गया उस पर एक शीयर स्ट्रेस की वैल्यू है। तो एक पॉइंट से हम कैसे सर्कल बना सकते हैं? वी कैन नॉट मेक इट, ठीक है ना। कम से कम दो पॉइंट्स हमारे पास होते, देन वी कुड हैव मेक मोर सर्कल, पर अभी हम मोहर सर्कल को नहीं बना सकते, ठीक है। तो मोहर सर्कल कैन नॉट बी प्लॉटेड इन दिस टेस्ट। क्यों? क्योंकि एक ही वैल्यू आती है। वाई? ब्रैकेट में लिख देता हूं, बिकॉज ओनली वन नॉर्मल स्ट्रेस and one shear stress is known, and one shear stress is known, ठीक है, for each pair, ठीक है।
फिर नॉर्मल स्ट्रेस को बदल देंगे तो फिर shear जो इसकी shear स्ट्रेंथ है वो लगाएगी। पर एक पेयर के लिए तो एक ही मतलब अवेलेबल है, ठीक है, इससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से हम इसका मोहर सर्कल नहीं बना सकते। हाँ, मोहर फेलियर एनवेलप इसमें जरूर बन जाती है, वो हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें मोहर फेलियर एनवेलप जरूर बन जाती है, वो कैसी बनती है उसको अभी हम देख लेते हैं। ये टेस्ट जैसे कि आपने देखा, दिस टेस्ट इज अ स्ट्रेन कंट्रोल्ड अप्रोच। इस टेस्ट में हम कौन सी चीज को फॉलो करते हैं? स्ट्रेन कंट्रोल्ड अप्रोच। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा अच्छी तरीके से। स्ट्रेन कंट्रोल्ड अप्रोच हम इसमें इस्तेमाल करते हैं इस टेस्ट में, स्ट्रेन कंट्रोल्ड अप्रोच। किसमें हमने देखा ही है कि हम शेयर कराते हैं, स्ट्रेन करते हैं उसको, सॉइल में स्ट्रेन देते हैं। स्ट्रेन, जब स्ट्रेन देते हैं हम अपने सॉइल को, ठीक है, तो स्ट्रेन देने की वजह से हमारा सॉइल फील कर रहा है, तो इट इज स्ट्रेन कंट्रोल्ड अप्रोच जो हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। और जो हमारा ट्रायंगल शीयर टेस्ट था उसमें क्या था? इट्स वाज स्ट्रेस कंट्रोल्ड, क्योंकि स्ट्रेस लगा रहे थे, स्ट्रेस लगाने की वजह से हमारा जो सॉइल है वो फेल कर रहा था। ये वाला जो टेस्ट है दिस इज स्ट्रेन कंट्रोल्ड अप्रोच जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नो, इसमें जो टाउ है वो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको बता ही दिया। नॉर्मल फोर्स वो हम खुद लगाते हैं, तो नॉर्मल फोर्स पता है, शियर स्ट्रेस पता है, एंड दैट इज इनफ फॉर मोहर फेलियर एनवेलप, ठीक है। हमने कोई नॉर्मल स्ट्रेस लगाई सिग्मा n, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई टाउ आया, फिर नॉर्मल स्ट्रेस को बदला, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई दूसरा टाउ आया, फिर बदला, फिर कुछ तीसरा आया, एंड इन पॉइंट्स को जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक लाइन आएगी। इस लाइन का जो भी फाई होगा दैट विल बी एंगल ऑफ रेजिस्टेंस, एंगल ऑफ शेयर रेजिस्टेंस, एंड सी की वैल्यू 0 होगी अगर हम सैंड की बात कर रहे हैं। अगर हम क्ले की बात कर रहे हैं देन बेस्ड ऑन ड्रेनेज कंडीशन एंड दिस बिहेवियर ऑफ क्ले, फिर उसमें कोहिजन भी आ सकता है, और अगर कोहिजन आएगा तो उसका जो मोहर फेलियर एनवेलप है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। कैसे प्लॉट करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो एक्सिस है दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस, दिस इज शियर स्ट्रेस एक्सिस। एक नॉर्मल स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग कोई शियर स्ट्रेस होगी, कोई दूसरी नॉर्मल स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग कोई दूसरी शियर स्ट्रेस होगी। अलग अलग पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और ये बिल्कुल ही मतलब ऑब्वियस ही बात है कि मोहर फेलियर एनवेलप, दिस इज व्हाट, दिस इज मोहर फेलियर एनवेलप। नो पॉइंट कैन लाई अबव दिस मोहर फेलियर एनवेलप, ठीक है। एवरी पॉइंट विल लाई बिलो दिस। जब इसके ऊपर आ गया देन दिस इज द लिमिटिंग केस जहां पे फेलियर हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कोई नहीं लाई कर सकता। तो ये कोई मतलब वो बताने वाली बात नहीं है कि कम से कम 2 पॉइंट हमको चाहिए, स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट हमको चाहिए होते हैं, तो वो 2 पॉइंट्स अगर हमारे पास आ जाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमारी बन जाएगी और एक मोहर फेलियर एनवेलप हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारी डिस्कशन थी, आज हमने डायरेक्ट शियर टेस्ट को डिस्कस किया इन डिटेल, ठीक है। कम से कम उतनी डिटेल में तो ये है कि आपके जो पेपर में क्वेश्चंस हैं उसमें से यू कैन डू द क्वेश्चंस। हाँ, इसमें वैसे तो मैंने ये चीज़ पहले डिस्कस की हुई है, बट फिर से मैं ये वाली चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जब भी हम ये डायरेक्ट शियर टेस्ट करेंगे तब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। कौन सा? टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan phi। अगर तो हम यूज कर रहे हैं अनड्रेन्ड अप्रोच तो टाउ विल बी टाउ इज इक्वल टू सी यू प्लस सिग्मा n tan phi, ठीक है। यहाँ पे टोटल स्ट्रेस अप्रोच हम यूज कर रहे हैं तो फाई यू या फाई आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू सी यू प्लस सिग्मा n tan phi यू होगा। दिस इज टोटल स्ट्रेस अप्रोच। तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, आपको देखना होगा कि आपको कौन सी अप्रोच यूज करनी है।
तो दिस विल बी टोटल स्ट्रेस अप्रोच, राइट। इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच अगर आपको लगानी है तो टाउ इज इक्वल टू सी डी प्लस सिग्मा एन बार यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे सी डी की जगह सी डैश भी आ सकता है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। सो दिस विल बी टाउ इज इक्वल टू सी डी प्लस सिग्मा एन बार टेन फाई डी, यहाँ पे आप सी डैश प्लस सिग्मा एन बार टेन फाई डैश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला एक ही बात है, बस एक चीज को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। दिस इज फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच। डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या दिया है, क्या पूछा है, कि कौन सी अप्रोच आपको लगानी है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में जो न्यूमेरिकल किया ट्राई टेस्ट में, वहां पे टोटल स्ट्रेस पैरामीटर्स हमको गिवन, जो वैल्यूज थी टोटल स्ट्रेस की गिवन थी, ठीक है। जो शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स थे वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ वाले थे। तो जो अगर शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ही इफेक्टिव स्ट्रेंथ वाले गिवन है, देन तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच। तो ये ज्यादा शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी स्ट्रेस अप्रोच यूज करनी है, ठीक है। सबसे ज्यादा उनके ऊपर, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है कि आपको कौन सी स्ट्रेस अप्रोच लगानी चाहिए, तो आप सबसे पहले इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपको शीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स कौन से गिवन है, उसके ऊपर कुछ नहीं। अगर मान लो टोटल और इफेक्टिव वो दोनों गिवन है, तब आपको क्वेश्चन की वर्डिंग देखनी पड़ेगी कि क्या सैंड की बात हो रही है। सैंड की बात हो रही है तो इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच लगा लो, ठीक है। क्या क्ले की बात हो रही है, क्ले की शॉर्ट टर्म में बात हो रही है तो टोटल स्ट्रेस अप्रोच लगा लो। अगर लॉन्ग टर्म में बात हो रही है तो इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच लगा लो। अगर अनट्रेन्ड कंडीशन बोल ही दे तो अनट्रेन्ड का तो मतलब ही है कि टोटल स्ट्रेस अप्रोच लगानी है। अगर ड्रेन्ड कंडीशन बोली जाए तो ड्रेन्ड, डी स्टैंड्स फॉर ड्रेन्ड, हियर यू स्टैंड्स फॉर अनड्रेन्ड। तो ड्रेन्ड कंडीशन अगर बोल दे तो देन इट्स ऑब्वियस कि हमको इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच लगानी है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि आपको कौन सी अप्रोच लगानी है, इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, टोटल स्ट्रेस वाला या इफेक्टिव स्ट्रेस वाला। बहुत बड़े बड़े लोग कंफ्यूज इसमें रहते हैं, टीचर कंफ्यूज रहते हैं इसमें। आपको सही बताऊं मैं, टीचर्स को भी इसकी क्लैरिटी नहीं होती, मैंने देखा है बड़े बड़े टीचर्स को। बट मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको हर एक चीज क्लियर कर दूं। जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कशन किया है, कोई न्यूमेरिकल ना भी कराऊं तब भी आपको पहचान उसकी हो जाएगी कि कौन सी अप्रोच लगानी है। हालांकि न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा मैं, पर जो मैं थ्योरी में आपके साथ डिस्कशन करता हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स कराना कुछ मुश्किल नहीं है, न्यूमेरिकल कराना मेरे लिए बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात। क्वेश्चन एक ढूंढना है, क्वेश्चन ढूंढ के उसको सॉल्व करते रहना है। मैथमेटिक्स है सिंपल, कौन सी बड़ी बात है उसमें, बहुत ही आसान बात है वो मेरे लिए, आपको मैं सही बताऊं। बट ये थ्योरी है, इस पे मेरा ज्यादा ध्यान जाता है, क्योंकि ये अगर आपने अच्छे समझ ली तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूमेरिकल इसलिए नहीं सॉल्व होते क्योंकि हमने थ्योरी नहीं अच्छी समझी होती, या हमको किसी ने अच्छी से समझाई नहीं होती। पर मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल मैं कोई ना भी कराऊं तब भी आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, दैट इज ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये जो आज हमने डिस्कस किया, दिस इज फॉर डायरेक्ट शियर टेस्ट। अगले लेक्चर में मैं इसका न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा, राइट। फॉर दिस लेक्चर वी आर डन, थैंक यू वेरी मच।